हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित जो मेरी थर्ड वीडियो है उत्तर वैदिक काल, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल का आपको समय पता ही है कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक। उससे पहले जो वैदिक सभ्यता की जो मैंने आपको बताया जिसके सोर्स थे उसका क्या था, कंप्लीट आपको बताया था 1500 से 600, और 1500 से 1000 बीसी आपको पता ही है वो था पूर्व वैदिक काल था। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल से संबंधित आपको सबसे पहले जो कि आपको बताया है 1000 बीसी के पास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। इस काल में जो मतलब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। इससे पहले आपको पता ही है कि तांबा, टीन और कांसा जो कि एक सभ्यता थी जो तांबा और टीन का हुआ था, लेकिन लोहे की खोज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था कि जैसे कि लोहे की जो औजार थे वो बहुत ही मतलब कि मजबूत थे, क्योंकि उसी से ही कृषि का काम हुआ, कृषि का मतलब कि कार्य बढ़ गया, क्योंकि वो मजबूत औजार थे जिसके कि कृषि को महत्वपूर्ण इसमें बना दिया इन्हें लोहे की खोज ने। और इसी से ही आए जो हमारी अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई तो डेफिनेटली हमारी जो सामाजिक जीवन था, जो हमारा धार्मिक जीवन था, राजनीतिक जीवन, वो सारे के सारे अच्छे हो गए। क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर हमारी अच्छा होगी तो सभी की सभी चीजें अच्छी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। क्योंकि आज के हम देखते हैं जिसके पास पैसा है उसी का ही बोलबाला है। तो ठीक है ना कि जैसे अगर हमारा पैसा होगा हमारे पास तो हमारा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो लोहे की खोज ने एक बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। तो ये सबसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाए कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। इससे भी जो मैंने आपको बताया कि इफेक्ट क्या पड़ा, इसी आर्थिक जीवन हमारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आर्थिक जीवन से ही हमारा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो कि इसका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन पर इसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि जन का आकार बड़ा हो गया। जन का पहले इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि जन के बारे में आपने पढ़ा ही था, जो एक कबीलों का एक समूह होता था उसको जन कहते थे। तो इसमें उत्तर वैदिक काल में जो जन था वो जनपद हो गया, मतलब कि बड़ा हो गया था। जन का आकार जो जैसे कि जन था ना तो उससे जनपद हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल में जो कि जनपद हो गया था, थोड़ा सा आकार इसका बड़ा हो गया था। उसी से ही जैसे कि नीचे मैंने लिखा भारत प्लस पुरु, जो भारत जन और पुरु जन थे वो कुरु जनपद बन गए थे, मतलब कि जन से जनपद हो गया। और उत्तर वैदिक काल के बाद आप पढ़ेंगे कि और बड़ा हो जाएगा तो उसको बोल देंगे महाजनपद। तो इसी कारण इसे उत्तर वैदिक काल में ये जनपद हो गया था, मतलब कि आकार जन का बड़ा हो गया था। आगे हम बात करते हैं राजा का महत्व, शक्ति में वृद्धि, पद वशानुगत हो गया, मतलब कि राजा का महत्व बढ़ गया। राजा का महत्व ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि अगर उसकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, अब पैसा आ गया, मतलब कि अब काम बढ़ने लगा, कृषि पे मतलब काम बढ़ा, व्यापार बढ़ गया, उद्योगों पे भी थोड़ा काम होने लगा, तो ऑटोमेटिकली मतलब कि अर्थव्यवस्था ठीक होगी। जब अर्थव्यवस्था ठीक हो गई तो डेफिनेटली जो राजा का जो मतलब कि शक्ति में तो बढ़ी जानी थी, तो इसलिए राजा का महत्व बढ़ गया और शक्ति में वृद्धि हो गई। अब वो वाक्य ही मतलब कि जो एक राजा जो ऐसे शासन करता था तो वैसे शासन करने लग गया था। लेकिन इसमें एक नीचे बात लिखी गई, पद वशानुगत हो गया था। पहले आपने पढ़ा था कि ये पद था मतलब कि राजा का कोई वशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका क्या होता था कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही उसके सिंहासन पर बैठेगा। तो इस काल में मतलब कि राजा का पद वशानुगत हो गया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो गया। तो डेफिनेटली अब पहले राजा क्यों मतलब सभा समिति मतलब सलाह लेता था, क्योंकि उसके पास खुद इतनी शक्तियां नहीं थी, तो इसलिए वो सभा समिति जो बनी हुई थी मतलब की संस्थाएं थी उन पे निर्भर था। तो इसलिए उसने क्या किया कि जो राजा का अधिकार बढ़ गया तो उसने सभा समिति का महत्व ऑटोमेटिकली कम हो ही जाना था, क्योंकि पहले हर बात के लिए उनसे भी सलाह लेनी, मशवरा करना क्या करना है, क्योंकि शक्तियां उसके पास वो कम थी। अभी उसकी शक्तियां बढ़ गई, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, उसके पास खुद मतलब कि शासन का पैसा काफी हो गया था, तो इसलिए सभा समिति का महत्व कम हुआ और वो बढ़ गया। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के जो नीचे जो होते हैं, अगर मान ले हर बात के लिए प्रधानमंत्री उनसे ही सलाह लेता रहे, हर चीज के लिए उनसे पूछता रहे, तो वो ऑटोमेटिकली डिपेंड हो जाए उन पे। लेकिन जब वो सोचने लगे कि मैंने ही सब कुछ करना है, मैंने ही देखना है,
तो वो डेफिनेटली फिर वो शक्तियों का अपने समझने लगता है, प्रयोग करने लग जाता है। इसी तरह जब उसकी अर्थव्यवस्था मतलब कि ठीक हुई तो उसने राजा की शक्तियां बढ़ी और इनका महत्व कम हो गया। आगे रत्नीम की संख्या बढ़ी। पहले रत्नीम की जो संख्या थी पूर्व वैदिक काल में क्या लीजिए मतलब कि 7 थी, अब इनकी यहाँ पे संख्या भी बढ़ गई जो कि होगी 17। रत्नीम कौन होते थे? जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अधिकारी, जिनमें पुरोहित, सेनानी जो आ जाते हैं अधिकारी, जिसमें पुरोहितों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये अधिकारी थे, इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी क्योंकि शासन बढ़ने लगा था, अर्थव्यवस्था ठीक हुई थी तो बढ़ाने लग गए थे, अब उन पे काम होने लग गया था, तो ऑटोमेटिकली अधिकारियों की जरूरत तो पड़ेगी, तो इसलिए अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई थी। अब स्वे इच्छा से कर की जगह नियमित कर। पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था पूर्व वैदिक काल में, तो वो अपनी स्व इच्छा से मतलब कि लोग बलि देते थे, मतलब पशु देते थे उनको बलि देने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया था, स्व इच्छा से नहीं नियमित कर दिया गया था, मतलब कि अब कमाई के साधन बढ़ गया था, उनके पास अधिशेष मतलब पैसा हो गया था, मतलब एक्स्ट्रा, तो इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर दिया कि आपको इतना कर देना ही पड़ेगा। एक इसमें मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी ऊपर कि जैसे कि खेती होती है, जैसे कि 2 तरह की, जब खेती पे मतलब कि मेन कृषि पे अब हो गया था इनका जो फर्स्ट मतलब कि पहले पशुपालन था, तो इसमें अब कृषि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा। पहले कृषि क्या होती थी, जो कि खुद के जीवन निर्वाह से क्या होती थी कि मैं मतलब जीवन मतलब जितना जीवन के लिए जुड़ रही है या अपने परिवार के लिए जुड़ी है तो उतनी कृषि करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, अधिशेष कृषि, मतलब कि लोहे के प्रयोग से अधिशेष कृषि होने लगी थी, मतलब जितना आपको जरूरत है वो तो ठीक है, लेकिन जो अधिशेष जो बच गया है, मतलब कि आपका कृषि जी में गेहूं करते हो कुछ भी फसल है, तो उससे क्या हुआ कि आप उससे व्यापार करने लगे थे, तो अभी उनको प्रयोग करने लगे थे, मतलब कि इससे व्यापार बढ़ा, पैसा आया, तो 2 तरह की कृषि हुई, एक हुई जीवन निर्वाह के लिए और दूसरी हुई अधिशेष कृषि। तो अधिशेष कृषि लोहे की खोज से अधिशेष कृषि होने लग गई थी। तो ठीक है, इससे भी जैसे कि उन्होंने नियमित कर दिए थे क्योंकि पैसा आने लगा, व्यापार होने लगा, ज्यादा कृषि होने लगी थी, फसलें ज्यादा होने लगी थी, उन्होंने नियमित कर दिए थे कर। सेना एवं न्याय अभी पूर्णतः स्थायी नहीं थे। सेना भी अभी इतनी कोई स्थायी नहीं थी, रखी गई थी लेकिन इतनी नहीं नियमित तौर पर स्थायी बहुत बड़ी सेना रख दी हो, थोड़े बहुत जूर रखे थे इन्होंने, लेकिन इतनी नहीं रखी थी कि इसलिए सेना अभी पूर्णतः स्थायी नहीं थी। न्याय भी अभी पूर्णतः स्थायी नहीं था। न्याय के लिए भी जो भी मतलब नीचे संस्थाएं बनी हुई थी, आज भी लोग वहीं से सलाह लेने जाते थे, लेकिन अभी भी न्याय भी पूर्णतः स्थायी नहीं हुआ था। तो ये है उनका एक राजनीतिक जीवन, जिसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे कि इसमें जो परिवर्तन है वो ये था कि जन का आकार बढ़ गया था, जो कि जनपद हो गया था, राजा की शक्ति बढ़ गई थी, एक ये आप इसमें याद रख सकते हैं, पद वशानुगत हो गया था। पहले क्या होता था कि जो कर्म के आधार पर, लेकिन अभी पद वशानुगत भी उनका बेटा ही बैठेगा। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति जो थी महत्व कम हो गया। रत्न की संख्या जो पहले 7 थी अभी 17 हो गई। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ और स्वेच्छा से कर जो पहले देते थे बलि अपनी इच्छा से, वो अब बंद करके नियमित कर दिया गया। और सेना न्याय अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं थे, थोड़ा बहुत परिवर्तन जुड़ आया था लेकिन अभी पूर्णतः स्थायी नहीं थे। अभी हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन में आप पढ़ते हैं कि इसमें भी जो परिवर्तन तो आया था, जो अर्थव्यवस्था का, तो सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन है, पहले आपको पता है परिवार जो सबसे छोटी इकाई थी उससे बढ़कर ये ग्राम में गई, फिर विश्व, फिर जन, तो ऐसे ये मतलब कि इसकी भी ये बढ़ता ही गया, जो पहले ग्राम है फिर विश्व और जन में, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अब वर्ण जन्म आधारित। पहले क्या होता था, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले क्या होता था कि आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था में ही बताया गया था कि मतलब समाज में कितने वर्णों के लोग हैं, और ये वर्ण व्यवस्था में इसमें क्या मतलब कि मेन चेंजेस आया कि जन्म आधारित। ये क्यों जन्म आधारित? पहले क्या होता था कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कर्म आधारित था, लेकिन इसमें हो गया जन्म आधारित। पहले क्या होता है जैसे कर्मों के आधार पर, जैसे कर्म किए जाए, जैसे आपने स्टडी की, पढ़ाई की है, तो उसी हिसाब से अगर आपने ब्राह्मण की है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय की है तो क्षत्रिय। लेकिन अभी क्या होगा, जन्म आधारित। अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो आप ब्राह्मण ही रहोगे, अगर आप क्षत्रिय कुल में हुआ है तो क्षत्रिय। अब कर्म नहीं देखे जाएंगे, अब देखा जाए जन्म, कि जन्म किस परिवार में आपका हुआ है। तो ब्राह्मणों का सबसे उच्च, जैसे एक क्रम वाइज रखा गया, पहले आते ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र को अंत में रखा गया है। तो ये उस समय वर्ण जन्म पर आधारित हो गया। गोत्र, गोधन एकत्र होना। गोत्र क्या था? गोत्र क्या होता था कि बहुत सारी गौओं को मतलब कि एक स्थान पर एकत्रित होना, या एक साथ मतलब कि जहां पे एकत्रित किया जाता है, इकट्ठी होती थी, तो वहां से ही एक शब्द निकला था गोत्र। मतलब गौओं के इकट्ठे समूह को जो भी एक जगह पे इकट्ठी होती थी, तो उसी से एक नेम निकला था गोत्र। और गोत्र क्या होता था कि गोत्र जो कि आज भी हम लेते हैं कि हमारा गोत्र क्या है, तो
तो गोत्र से ही मतलब उसी समय उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र प्रथा जो प्रचलित हुई थी कि मतलब अपने गोत्र से संबंधित मतलब आपकी सेम गोत्र से संबंधित आप विवाह नहीं कर सकते। तो यही उसी उत्तर वैदिक काल से ही ये गोत्र शब्द उस समय ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आपने ये गोत्र से संबंधित याद रख लेना है। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत, तो आश्रम उस समय 4 मतलब कि भागों में बांटे गए थे जो आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें कि फर्स्ट आ जाता ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में 0 से 25 वर्ष मतलब 25 वर्ष के आते थे। इसमें क्या होता था कि आपको शिक्षा ग्रहण करने का और सीखने का होता था अधिकार। इसमें जो शिक्षा प्राप्त करते थे तो सीखने से संबंधित था। 0 से लेकर 25 वर्ष तक के जो आयु के आ जाते थे। गृहस्थ आश्रम, इसमें आप गृहस्थ जीवन मतलब शादी करने का, परिवार के बारे में सोचने का या परिवार बनाने का गृहस्थ आश्रम संबंधित थी। उसकी आयु थी 25 से 50 वर्ष। इसको सबसे बेहतर माना जाता था क्योंकि ये परिवार के हित में होता था। परिवार गृहस्थ आश्रम को सबसे उच्च भी माना गया है, मतलब उत्तम माना गया है। तो इसमें 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। इसमें क्या था वानप्रस्थ आश्रम में कि वे परिवार को छोड़कर अकेले में जीवन अकेले मतलब चले जाते थे। और उस समय ये वानप्रस्थ आश्रम वाले लोग ही ब्रह्मचार्य आश्रम जो शिक्षा ग्रहण करते थे, तो यही वानप्रस्थ वाले लोग ही ब्रह्मचार्य से संबंधित जो होते थे बच्चे क्या लो, तो उनको वो ये शिक्षा ग्रहण करते थे मतलब देते थे। तो उसके बाद ऐसे थे संन्यास आश्रम जो कि 75 से 100 वर्ष। जो वानप्रस्थ वाले होते थे वही संन्यास में जाते थे, मतलब कि बिल्कुल एकांत में चले जाते थे। फिर वो किसी से नहीं मिलते थे, मतलब कि भक्ति में अपना जीवन गुजारते थे और अंत समय तक वो भक्ति में ही लगे रहते और फिर अपना देह त्याग देते थे। तो इसमें संन्यास आश्रम से संबंधित 75 से 100 वर्षों के अंदर। आगे हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ। तो मैंने जो कि आपको पहले ही बता दिया कि गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। वो क्यों माना जाता था कि यही जीवन होता था कि जब हम अपने परिवार को देखते हैं, कहते हैं ना कि अपने परिवार को जो देखता है वो सबसे उत्तम है, तो इसलिए उसको सबसे उत्तम माना गया गृहस्थ आश्रम को। क्योंकि इस समय वो जो पिता होता था वो अपनी जिम्मेवारियों से भी थोड़ा बहुत मुक्त हो जाता था, क्योंकि उसको पता था कि अब मेरा बेटा शादीशुदा हो गया, अब वो परिवार को देखेगा। तो तभी वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, क्योंकि वो अपनी वो जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसका बेटा संभालता था। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्त्री की स्थिति में गिरावट है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। स्त्री की स्थिति में मैंने आपको पहले बताया था कि जो पूर्व वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो काफी अच्छी थी। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उत्तर वैदिक काल में थोड़ी बहुत गिरावट आई और धीरे धीरे और ये गिरती जाएगी। वर्तमान में अब हम इसको फिर वैसे ही ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको आगे दिखेगा कि स्त्रियों की स्थिति काफी गिर जाती है। उत्तर वैदिक काल में भी इनकी स्थिति धीरे धीरे नीचे आ गई थी, मतलब गिरावट आ गई थी। आपको पहले पता कि स्मृति विद्वत में भागीदार नहीं, पहले वो स्मृति और विद्वत में पूरी भागीदार थी, मतलब जाती थी, हर यज्ञ और कर्म कांडों में भाग लेती थी। लेकिन अभी उनको स्मृति और विद्वत जो कि इनकी मतलब संस्थाएं थी उनमें इनको भागीदारी नहीं मिलती थी। पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा का मतलब कि उस समय की कुर्तियों की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को बुराई माना, मतलब कि दुखों का कारण माना गया है। और इसके अलावा जो मैत्रेयी संहिता थी उसमें सुरा, सरा, पासा, जुआ, मतलब कि उसको तीसरी बुराई माना गया। मतलब कि पुरुषों की जो एक सोच थी ना उस टाइम पे वो मतलब हावी हो रही थी, पर पुरुषों के ही जो माना जा रहा था, तो इन पे स्त्रियों पे काफी उस समय पे हावी हो रही थी। इसमें मतलब कि वो स्त्रियों की स्थिति गिरावट होती जा रही थी। लेकिन इनमें से जो मैत्रेयी थी, गार्गी थी और कात्यायनी थी, इन्होंने मतलब कि इसमें उभर के उत्तर वैदिक काल में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जो इनमें से निकल के आई थी वो मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी थी, जो कि उस समय की औरतें जो इसी काल में भी निकल कर आई थी। आगे हम बात करते हैं इसके दास, भोजन, मनोरंजन, विवाह। दासों की स्थिति ठीक थी, पूर्व वैदिक काल में भी आपको बताया और यहाँ पे भी मतलब ठीक ठाक ही थी। भोजन जैसे कि आप शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के ये भोजन करते थे। मनोरंजन के लिए भी बिल्कुल सेम, जैसे कि क्या सकते घुड़ दौड़, शराब पीना, जो अपना मनोरंजन, संगीत का, जुआ खेलना, घुड़ दौड़, जो कि मैंने पासे खेलना, तो इनका मनोरंजन के साधन थे। विवाह में जो इसका जो एक परिवर्तन मैं आपको बता दूं, विवाह के बारे में जो इन्होंने लिखा है अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम से क्या होता था कि जो मतलब कि उच्च वर्ग का पशु, उच्च घर का जो मतलब कि जो पुरुष होता था वो
निम्न घर की जो भी कह लो निम्न जो हम कहते हैं ना, जो वर्ण की जो स्त्री है उससे मतलब कि वो शादी करता था। वो प्रतिलोम में उल्टा हो जाता था, उसमें उच्च वर्ण की जो लड़की होती थी वो निम्न वर्ण के लड़के के साथ शादी कर लेती थी, अनुलोम प्रतिलोम। और मनु विवाह में जो मतलब कि इसके जो 8 मनु स्मृति में जो 8 संस्कार बताए गए हैं उसमें 4 जो फर्स्ट है वो महत्वपूर्ण माने गए, और जो 4 जो एंड वाले उनको बुरा माना गया है। वो विवाह से संबंधित है जो 8 तरह के मनुस्मृति में। तो ये तो है इनके सामाजिक जीवन में जो कि आगे बढ़ता गया। पहले परिवार था, छोटे ग्राम विश्व जन्म बढ़ता गया। आगे वर्ण जो जन्मधारी था, पहले कर्मधारी था वो जन्मधारित हो गया। गोत्र जो शब्द आया वो गोधन जो गौओं के जो एक समूह से उसी से गोत्र शब्द निकला था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आश्रम जो 4 प्रकार के, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य में जो सीखने से संबंधित है, गृहस्थ में वो अपने घर के जीवन से संबंधित, और वानप्रस्थ में जो अकेले में जो इनको शिक्षा देते, ब्रह्मचार्य वाले, संन्यास में जो अपनी भक्ति में लीन हो जाते थे और अपना जीवन अंतिम देश तक इसी भक्ति में लीन रहते थे। आगे वो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा संबंधी कुर्तियां आ गई थी। मैत्री, गार्गी और कात्यायनी जो भी उस समय में निकल के आई थी उत्तर वैदिक काल में। और दास, भोजन और मनोरंजन, जो दासों की स्थिति ठीक थी, भोजन जो दोनों प्रकार के करते थे, मांसाहारी शाकाहारी। मनोरंजन से संबंधित जो भी मैंने आपको घुड़दौड़, पासे खेलने, संगीत से संबंधित। और विवाह में अनुलोम प्रतिलोम बता दें कि उच्च वर्ण का वर्ण का जो पुरुष होता था वो निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता, प्रतिलोम में उल्टा हो जाता, वो उच्च वर्ण के हो जाते, वो नीचे वर्ण के। ये आपको मैंने बता दिया सामाजिक जीवन से संबंधित। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि मेन इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी से अगर हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है तो ये सब ठीक है। फिर तो इसमें जो था प्रमुख व्यवसाय कृषि। आपको मालूम होगा कि हमारा जो पहले हमने वीडियो की थी उसमें प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय हो गया कृषि। लोहे की खोज से, लोहे की खोज से ही हुआ, क्योंकि जैसे कि लोहे की खोज से जो हमारे औजार थे वो बहुत मजबूत मिले, पेड़ों को काट के वहां कृषि योग्य बनाया गया, तो इसलिए मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि। कांठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मतलब कांठक संहिता में 24 बैलों वाले हल के वर्णन में भी कृषि के महत्व को बताया गया है, मतलब कृषि को कितना महत्व उस समय पे दे दिया गया था। तो कांठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। जैसे कि आपको पता है जी वो उल्ट हो गया था, उसका दूसरा मुख्य व्यवसाय कृषि था, तो ये उल्ट हो गया, इसलिए दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन। पशुपालन में आपको पता ही है कि गाय को मतलब कि पवित्र भी माना गया था और महत्वपूर्ण भी माना गया था, लेकिन जो इसका प्रिय पशु था वो था घोड़ा। क्योंकि घुड़सवार में क्यों माना गया? क्योंकि इनका राजनीतिक जीवन से वो संबंधित था, क्योंकि सैनिकों को घुड़सवारों की बहुत जरूरत होती थी, मतलब घोड़ों की जरूरत होती थी, इसलिए घुड़सवार मतलब घोड़ों को मतलब प्रिय पशु के रूप में भी माना गया। तो आपने यहां से एक चीज जरूर याद रखनी है, उद्योग एवं व्यापार का विकास। आपको पता ही कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहले एक जीवन निर्वाह के लिए कृषि, और इसमें हो गया अधिशेष कृषि। नाम लिख देता हूं मैं एक बार, अधिशेष कृषि। तो उद्योग और व्यापार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे कि मतलब अगर हमारी कृषि अच्छी हो गई है तो उससे संबंधित जो हमारे उद्योग थे, उद्योगों में जैसे कि हमारा रथ का, बढ़ई का, या आप कह लीजिए कि कृषि से संबंधित जो हुए थे मतलब थोड़ा बहुत, तो उद्योगों में भी उसका असर पड़ा था, व्यापार ऑटोमेटिकली होने लग गया था। लेकिन विदेशी व्यापार का प्रमाण, विदेशी से व्यापार हुआ लेकिन इतना कोई प्रमाण मिला नहीं, क्योंकि सिक्के का प्रचलन नहीं था। मतलब विदेशी व्यापार का प्रमाण जरूर मिला है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन सिक्के का प्रचलन नहीं था। उसका रीजन ये था कि अगर सिक्के का प्रचलन नहीं था तो इतना विदेशी व्यापार या व्यापार इतना नहीं बड़ा था, काम हुआ क्योंकि ऑटोमेटिकली पैसा आया तो काम हुआ, उद्योगों व्यापार पे काम हुआ, काम करने लगे। लोहे का क्योंकि उपयोग होने लगा तो धातुओं पे काम हुआ, धातु बनने लगे थे तो हुआ उद्योगों में धातु का, जैसे मैंने आपको बताया रथ का, बढ़ई का, तो ऐसे काम हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। व्यापार बढ़ा लेकिन इतना नहीं बढ़ा। विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले हैं क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, सिक्के अभी तक मुद्रा नहीं बनी थी, तो इसलिए इतना नहीं हुआ था, लेकिन विकास हो गया था और वो लोहे के कारण उद्योग और व्यापार में थोड़ा बहुत हलचल आ गई थी, मतलब बढ़ गया था। ठीक है। इस काल में आर्थिक प्रगति से नागरीकरण प्रारंभ हुआ। इस काल में आर्थिक प्रगति से नागरीकरण लिख दिया, सॉरी यहां पे नगरीकरण लिखना था। एक सेकंड, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है। इस काल से हमें नगरीकरण प्रारंभ हुआ। आपको पता ही है कि नगरीकरण
जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में था, जो मतलब नगरीकरण। तो इस काल से मतलब आर्थिक परिस्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो नगरीकरण ऑटोमेटिकली बढ़ी जाना था। मतलब नगरों का जो ये 600 ईस्वी में बिल्कुल लास्ट में लगा लो आपको, तो ये द्वितीय नगरीकरण भी इसको बोल सकते हैं। पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, और द्वितीय नगरीकरण जो हुआ था वो 600 ईस्वी के आसपास, 600 ईस्वी बीसी जो भी है, मतलब उसके आसपास ये नगरीकरण इसका प्रारंभ हो गया, तो इसको द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। तो आपने आर्थिक जीवन से यह भी याद रख लेना कि व्यापार का भी विकास हो गया, तो उद्योगों का भी विकास हुआ था। मतलब ये इसमें कृषि को जो एक महत्वपूर्ण बना दिया गया था, और जो कि आर्थिक रूप से नगरीकरण भी हुआ था, क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक हो गई थी। चाहे वो एंड में ही जाके, मतलब उत्तरवैदिक काल के एंड में ही जाके ये काम हुआ था, लेकिन हो गया था नगरीकरण का आरंभ भी। आगे इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये मैंने कुछ लिखी हुई नदियां जो प्राचीन नाम थे, और उसके बाद जो न्यू नाम है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसके धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन में आपको पता है, जो आपने पूर्ववैदिक काल में पढ़ा था कि धार्मिक जीवन जो पहले थे वो प्राकृति और बहुदेववाद है, प्रकृतियों की पूजा करते, प्रकृति की और बहुदेववाद की। लेकिन इसमें क्या होगा, यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। यज्ञ काफी पैसा आया तो मतलब यज्ञ करने लगे, कर्म कांडों पे पड़ गए। उसका कारण क्या था कि ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष का दौर, ब्राह्मण अपने आप को उच्च बनाने के लिए और क्षत्रिय अपने आप को उच्च बनाने के लिए ऐसे यज्ञ और कर्म कांडों में घुस गए, और उसी चीज में ही बस लगे रह गए। तो इसमें यज्ञ और कर्म कांडों का काफी दौर बढ़ गया था। प्रमुख देवता प्रजापति, आपने पढ़ा होगा कि मैंने पूर्ववैदिक काल में बताया था, इंद्र थे, यहाँ इनके प्रजापति हो गए थे, जो कि सर्जन के देवता थे। तो यहाँ पे प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति आ गए थे। विष्णु जो कि पोषण एवं रक्षक देवता, इनके बारे में काफी कम बात की गई, बताएंगे, लेकिन इसमें बताया गया विष्णु पोषण एवं रक्षक देवता थे। रुद्र पशुओं के देवता, जो कि इनके सर्जन के जो भी देवता थे, जो इनके नाम में बता रहा हूं, जो रुद्र थे इनके पशुओं के देवता। इसमें उल्टा हो गया, वो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पहले पूषण था, तो यहाँ पे रुद्र हो गया। वरुण जल के देवता, यहाँ पूषण जो थे, जो कि पहले उधर पशुओं के देवता थे, यहाँ आके ये शूद्रों के देवता हो गए थे। ठीक है, तो ये तो थे उनके जो सर्जन जो भी देवता थे, जो इनके नाम मैंने बताए हैं। आगे हम बात करते हैं जो इनके जो यज्ञ होते, जो यज्ञ कराते। मैंने आपको बताया कि यज्ञ और कर्म कांडों में ये महत्व बढ़ गया था, उसी में चले गए थे। तो इसमें यज्ञ में बात आती है राजस्वीय यज्ञ, जो कि प्रतिष्ठा हेतु, जो कि एक राजन के लिए कराए जाते थे, राजस्व जो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करते थे, तो वो राजस्वीय यज्ञ करते थे, जो कि अपने राजा के लिए किए जाते थे। आगे वाजपेय यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन, कि हम इतने, वाजपेय यज्ञ क्या होता था कि जो कि विजय के प्रमाण भी कह लीजिए, या इसको कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन, शक्ति, अपनी शक्ति, हम इतने शक्तिशाली हैं, या शक्ति को बढ़ाने के लिए भी आप कह सकते हैं। तो ये वाजपेय यज्ञ होते थे जो शक्ति से संबंधित थे, शक्ति प्रदर्शन। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार, जो अपने राज्य को विस्तार और बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, कि हमको जीत के लिए उसमें राज्य को भी बढ़ाया, तो राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी, मतलब ये यज्ञ में ना कर्मकांड और बलि की ही प्रधानता दी जाती थी। इसलिए यहाँ पे बताया भी गया था, मतलब कि 24,000 मतलब कि बैलों की मतलब की बलि दी जाती थी, 24,000। तो इसलिए ये इससे से ना लोग काफी दुखी थे, क्योंकि यज्ञ और कर्म कांडों में मतलब कि फंस गए थे, तो इनसे वो निकलना चाहते थे। इसलिए ना उत्तरवैदिक काल में उपनिषदों में भी ये बताया गया है कि मतलब वो कितने परेशान थे, इसलिए वो दूसरे वर्ग के लोगों के पास चले गए। इसके बाद ही जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे, तो इसलिए लोग उधर डाइवर्ट मतलब उधर चले गए थे, क्योंकि इसमें काफी यज्ञ और कर्म कांड मतलब आ गए थे, जिससे कि लोग काफी परेशान हो गए थे। अभी हम बात करते हैं जो इनकी जो नदियां थी, जो उनके प्राचीन नाम थे और जो इनके आधुनिक नाम थे। आप इसको 2-3 बार ऐसे रिकॉल करके पढ़ेंगे तो मतलब आपको आसानी से याद हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि इसका प्राचीन नाम था वित्सता, तो अभी जो आधुनिक नाम है वो झेलम। परुष्णी था जो अभी रावी हो गया, शतुद्री था जो कि अभी सतलुज हो गया, असिकनी था जो कि अभी चिनाब हो गया, सदानीरा था जो कि अभी गंडक हो गया, कुंभा था जो अभी काबुल हो गया, विपाशा था जो अभी व्यास हो गया, सरस्वती था जो अभी घग्गर हो गया। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो इजीली आपको याद आ जाएगा, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये तो था जो आपका उत्तर वैदिक काल से। इससे आज हमारी जो वैदिक सभ्यता संबंधी जो भी थे मतलब टॉपिक थे, वो आज हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।